नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यूपी बोर्ड के नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशनल चैनल यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल में। मैं आपका एसएसटी टीचर दीपक दुबे आप सभी का अपनी क्लास में भरपूर स्वागत करता हूं। बालकों, आशा कर रहा हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त भी होंगे। व्यस्त कहां पर होना है? आप सभी बालकों को अपने पढ़ाई लिखाई का काम बहुत अच्छे ढंग से करते रहना है। तो बेटा आज क्या पढ़ाई करेंगे? मेरे पीछे आप ये पूरा मैप देख रहे होंगे। ये कौन सा मैप है? भारत का एक फिजिकल मैप है और यहीं आपका अध्याय भी है, भारत का भौतिक स्वरूप। अध्याय 2 है ना आपका ज्योग्राफी में। तो आज इसके विषय में पूरी वार्तालाप करेंगे और एक ही क्लास में ये संपूर्ण अध्याय आपको कंठस्थ हो जाएगा, ऐसा मैं विचार कर रहा हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को अच्छे तरीके से ये चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, भारत का भौतिक स्वरूप कैसा है, कौन कौन सी आकृतियां भारत में पाई जाती हैं, किस प्रकार के लोग रहते हैं, कैसा जीवन यापन है, क्या क्या भारत में मिलता है, वो सारी जानकारी आज आप इस क्लास के माध्यम से 110% से आपको ज्ञात भी हो जाएगा और आपका जो विस्तार है शिक्षा का वो भी उच्च हो जाएगा। तो हमें बात कहाँ करनी? हमें बात करनी भारत के बारे में कि भारत का आखिर भौतिक स्वरूप है कैसा। भारत में आप देखते हैं, भारत में ऋतु परिवर्तन भी होता है, आपको ठंडी का भी अनुभव होता है, आपको बरसात का भी अनुभव होता है, आपको ग्रीष्मकाल का भी अनुभव होता है। अर्थात भारत में भगवान की इतनी महिमा है कि तीनों प्रकार के मौसम आपको देखने को मिलते हैं। यहीं पर अगर आप भारत के उत्तर साइड में चले जाएंगे तो आपको पर्वतीय क्षेत्र मिल जाएगा। अगर आप भारत के मध्य भाग में आएंगे तो आपको विशाल मैदान मिल जाएगा जिसे बोलते हैं द ग्रेट इंडियन प्लेन। अगर आप भारत के कोस्टल एरिया में जाएंगे तो आपको तटीय क्षेत्र मिल जाएगा, चाहे आप गुजरात से स्टार्ट करिए और यहाँ वेस्ट बंगाल तक चले जाइए, है ना। भारत के 9 राज्य हैं जिनकी तटीय सीमा लगती है। अगर आपको कहीं आइलैंड घूमने की जरूरत है तो मालदीव नहीं जाना है, सिंगापुर नहीं जाना है, आपके पास दो टो हैं। तो ये देखिए, आपके पास आपके दो ये जो आपके दो क्या बोलते हैं आइलैंड्स हैं वो आपको यहीं पर देखने को मिल जाएंगे। एक आपके पूरब साइड में है, ये आपके पूरब साइड में, ईस्टर्न साइड में, जिसे आप क्या बोलते हैं? जिसे आप बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपको एक यहाँ पर छोटे 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 आइलैंड्स हैं जो क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं लक्षद्वीप। ये क्या कहलाती है? ये लक्षद्वीप कहलाती है। ये भारत के पश्चिम साइड में है। तो ये आप पूरा देखेंगे, भारत का आपको एक भौतिक स्वरूप देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको सभी प्रकार की आकृतियाँ देखने को मिलेंगी। भारत में ही थार का रेगिस्तान भी है, भारत में ही द ग्रेट इंडियन प्लेन भी है, भारत में ही पेनिसुलर इंडिया भी है, पेनिसुलर प्लेटो भी है। तो हर तरीके का जो भौतिक स्वरूप है वो आपको भारत की भूमि में देखने को बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा और इस अध्याय के माध्यम से आज हम संपूर्ण जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हम इस अध्याय के मामले में आज हम संपूर्ण जानकारी लेंगे। तो सभी बालकों का मेरी इस क्लास में स्वागत भी है और अच्छे तरीके से आप पढ़ना लिखना स्टार्ट भी कर दीजिए अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए अब शुभारंभ करते हैं। देखिए, भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अब पढ़िए क्या लिखा हुआ है। भूगोल वेत्ताओं का मानना है कि भारत का जो भौतिक स्वरूप है, भारत का जो भौतिक स्वरूप है वह विश्व में पाए जाने वाले समस्त प्रकार के भू आकृतियों का मिश्रण है। समस्त प्रकार की जो भू आकृति उसका मिश्रण है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर पठार भी देखने को मिल जाएंगे भारत में, आपको यहाँ पर पर्वत भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर तटीय मैदान देखने को मिल जाएंगे, यहीं पर आपको तटीय मैदान देखने को मिल जाएगा, यहीं पर आपको द्वीप समूह देखने को मिल जाएगा, यहीं पर आपको मरुस्थल भी देखने को मिल जाएगा, यहीं पर आपको मरुस्थल भूमि भी देखने को मिल जाएंगी। अर्थात भारत में सभी प्रकार की भू आकृतियां आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर पर्वत है, देखिए लिखा हुआ मैदान है, मरुस्थल है, पठार है और द्वीप समूह है। सभी प्रकार की भू आकृतियां यहाँ पर पाई जाती हैं जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। भारत में विभिन्न प्रकार के सैलखंड पाए जाते हैं जो कुछ मुलायम होती हैं और कुछ कठोर भी। बिल्कुल भाई, भारत में सैलखंड है भाई, कुछ मुलायम भी आपको मिल जाएंगी, कुछ आपको कठोर मिल जाएंगी। भारत के में भिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती हैं जिनका विभाजन आकार तथा रंग के आधार पर किया जाता है। आपको पता है कि भारत में जलोढ़ मृदा भी है, भारत में काली मृदा भी है जिसे ब्लैक सॉइल बोलते हैं, जिसमें कपास की खेती होती है। ठीक है, और भारत में लाल मृदा भी है, पीली मृदा भी है। भारत में मरुस्थलीय मृदा भी है जो आपको दिखेगी राजस्थान के साइड में। आपको लेटेराइट मृदा दिखेगी जिससे कि मकानों की जो मकान जब बनते हैं जो ईंट पत्थर का यूज होता है, जो ईंट वगैरह होती है वो उसी से बनाई जाती है। ये आपको मेघालय में दिख जाएगी, केरल में दिख जाएगी, तमिलनाडु में दिख जाएगी लेटेराइट मृदा। तो भारत में विभिन्न प्रकार की आपको मृदाएं भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब जो मृदाओं का रंग है, आकार है, उसका प्रकार है, उसकी जन्मदात्री सेल पर निर्भर करता है और उसका निर्माण किस सेल से हुआ है इसका हम ज्ञान कर सकते हैं। जैसे काली मृदा का निर्माण किससे होता है? ज्वालामुखी की प्रक्रियाओं से होता है ना। बिल्कुल, और जलोढ़ मृदा का निर्माण किससे होता है? जो नदियां अपने साथ बहा करके लाती हैं उसी से ही जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। उसके नदियां जब पहाड़ से नीचे उतरते हैं तो अपने साथ अवसाद लेकर के आती हैं, है ना। तो वो जहाँ पर उसको डिपॉजिट करती है वहीं पर किस मृदा का निर्माण होता है? जलोढ़ मृदा का। ये सारी बात आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ भी चुके होंगे और आपको इस बात में ज्ञान भी होगा। ये देखिए, हमारा हिंदुस्तान है,
अब देखिए, अब अगर आप इसके बारे में थोड़ी चर्चा प्रतिक्रिया करने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे, ये देखिए उत्तर साइड में आपको ये पूरी एक श्रृंखला देखने को मिल रही है, ये पूरी एक श्रृंखला देखने को मिल रही है। तो ये क्या श्रृंखला है? ये दर्शाता है कि यहाँ पर भारत के उत्तर साइड में आपको क्या दिखेगा? भारत के उत्तर साइड में आपको पर्वत दिखेगा। आपको शायद पेन विजुअल नहीं होगी, मैं दूसरी पेन ले लेता हूँ। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पर्वत, यहाँ पर आपको पर्वत देखने को मिलेगा, दिख रहा है ना? हाँ। और ये कौन सा पर्वत है? ये पर्वत है हिमालय। ये कौन सा पर्वत है? ये पर्वत जो आपको भारत के पूर्वी उत्तरी साइड में देखने को मिलता है, इस पर्वत का नाम क्या है? हिमालय। ये भारत की उत्तरी सीमा का निर्धारण भी करता है, ठीक है। अब ये जो आपको ये जो पूरा क्षेत्र दिखाई दे रहा है बीच का, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो क्षेत्र है, अगर मैं इस क्षेत्र की बात करूँ तो यही है द ग्रेट इंडियन प्लेन, उत्तर का विशाल मैदान। इसको क्या बोलते हैं? यही जो है, यही है उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, है ना, उत्तर का विशाल मैदान। अब इसका निर्माण किससे होता है? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन तीनों का जितना कैचमेंट एरिया है वहां पर आपको उत्तर का विशाल मैदान देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर आप भारत के इधर, ये आपके भारत के पश्चिम साइड में थोड़ा यहाँ से यहाँ तक की वार्तालाप करेंगे तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है ग्रेट डेजर्ट, यहीं पर है मरुस्थल, और भारत में जो मरुस्थल पाया जाता है उसका नाम क्या है? थार। यानी कि आप कह सकते हैं कि भारत के पश्चिमी साइड में आपको थार का रेगिस्तान देखने को मिलता है, जो कि गुजरात और राजस्थान में इसका फैलाव भी है। ये सब बात भी आप अच्छी तरीके से जान रहे होंगे। अब देखिए, अब इसके बाद ये जो बीच का पूरा जो मामला आपको दिख रहा है, ये जो बीच का आपको मामला दिख रहा है लगभग, ये क्या है? यही है द ग्रेट इंडियन पेनिसुला, मतलब क्या बोलते हैं? पठारी क्षेत्र। यही क्या है? यही आपका पठारी क्षेत्र है। यही क्या है? यही आपका पूरा क्या हो जाएगा? पठारी क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। यही क्या हो जाएगा? यही आपका पठारी क्षेत्र हो जाएगा। अब अगर आप इस तरीके की यहाँ की पूरी बाउंड्री की बात करेंगे, अगर आप इस पूरी बाउंड्री की बात करेंगे तो आप कहेंगे ये कौन सा क्षेत्र है? ये क्षेत्र है तटीय मैदान। पेन दिख रही है आपको? ये क्षेत्र क्या है? ये क्षेत्र है तटीय मैदान, दिख रहे होगा। ये क्षेत्र क्या है? ये क्षेत्र है आपका तटीय मैदान। और बेटा आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि भारत के 9 ऐसे राज्य हैं, भारत के 9 ऐसे राज्य हैं, 9 ऐसे स्टेट हैं जो कि अपनी जो बाउंड्री है वो किससे शेयर करते हैं? समुद्र से। जो अपनी बाउंड्री किससे शेयर करते हैं? समुद्र शेयर करते हैं। तो आप लोग को ये पूरी जानकारी भी होगी कौन कौन से राज्य है। अगर नहीं होगी तो मैं आपको एक क्विक रिकैप दे देता हूँ, आप लोग एकदम याद रखिएंगे। अगर हम पश्चिम की बात करेंगे, गुजरात से स्टार्ट होगा, उसके बाद महाराष्ट्र आएगा, उसके बाद गोवा आएगा, उसके बाद कर्नाटका आएगा, उसके बाद केरला आएगा, ठीक है। फिर अगर हम पूरब में जाएंगे तो तमिलनाडु आएगा, आंध्र प्रदेश आएगा, उड़ीसा आएगा और वेस्ट बंगाल आएगा। ये टोटल 9 ऐसे राज्य हैं जो कि अपनी सीमा किसके साथ साझा करते हैं? अपनी सीमा साझा करते हैं समुद्र के साथ में, ठीक है। अब देखिए, ये आपके पास 2 द्वीप समूह हैं, एक यहाँ है और एक छोटा द्वीप समूह आपको यहाँ इस तरह देखने को मिलेगा। भारत के जो पूर्वी साइड में जो द्वीप समूह है इसी को बोलते हैं अंडमान और निकोबार, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, अंडमान एंड निकोबार। और ये कौन सा? ये आपका हो जाएगा लक्षद्वीप। ये जो आपका हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका लक्षद्वीप, ठीक है। ये हो जाएगा आपका क्या? लक्षद्वीप, ठीक है। चलिए, यहाँ पर मैंने आपको जानकारी दे दी। अब देखिए, जो मैंने बात आपको वहाँ बोली है, सारी बातें आपकी यहाँ पर एज इट इज लिखी हुई हैं, ठीक है। भारत की भौगोलिक आकृतियों का विभाजन, भारत की भौगोलिक आकृतियों का निम्नलिखित वर्गों में हम विभाजित कर सकते हैं ना, निम्नलिखित वर्गों में हम भारत की भौगोलिक आकृति को विभाजित कर सकते हैं। जैसे पहला लिखा हुआ हिमालय पर्वत श्रृंखला, जो कि भारत के उत्तरी साइड में है, जो कि भारत के कहाँ पर है? जो कि भारत के उत्तरी साइड में है, जो कि भारत के उत्तरी साइड में है और भारत की उत्तर दिशा का निर्धारण भी करती है, ठीक है। अब देखिए, फिर हो जाएगा द ग्रेट इंडियन प्लेन, उत्तर का मैदान, जो मैंने अभी आपको बताया, उत्तर का मैदान। फिर प्रायद्वीपीय पठार, फिर प्रायद्वीपीय पठार, ये देखिए, ये पूरा क्या है? ये पूरा क्या है? यही पूरा है आपका प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। और ये जो आपकी, ये जो आपको रेड दिख रहा है, ये पूरा क्या है? ये हो जाएगा क्या? पर्वतीय मैदान, है ना, उत्तर हिमालय का जो पर्वत श्रृंखला है। फिर ये देखिए, ये जो पूरा आपको मैदान दिखेगा, जो यहाँ तक भी है और हल्का हल्का आपको यहाँ दिखेगा वेस्टर्न नॉर्थ ईस्ट साइड में, ये हो जाएगा उत्तर का विशाल मैदान। और ये जो आपको पूरी क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यही है प्रायद्वीपीय पठार। फिर भारतीय मरुस्थल, क्या नाम है भारतीय मरुस्थल का? थार का रेगिस्तान, है ना, थार का रेगिस्तान, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये कुछ इलाकों में आपको थार का रेगिस्तान दिखाई देगा। फिर हो जाएगा तटीय मैदान, है ना, कोस्टल एरिया। ये पूरा आपको जो दिखाई दे रहा है हरे हरे कलर का, यही पूरा क्या है? यही पूरा एक कोस्टल एरिया है, यही पूरा क्या? ये पूरा कोस्टल एरिया। फिर है द्वीप समूह, आइलैंड्स, यहाँ पर आपको लक्षद्वीप दिख रहा होगा और यहाँ पर आपको अंडमान और निकोबार दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भारत का भौतिक स्वरूप है वो आपके हिसाब से टोटल 6 भागों में डिवाइड किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है। अब देखिए, अब बात करें हिमालय पर्वत की। अब किसकी वार्तालाप चल रही है? बात चली हिमालय पर्वत की। किसकी बातचीत चल रही? बात चली हिमालय पर्वत की। हिमालय को नवीन वलित पर्वत कहा जाता है, हिमालय को नवीन वलित पर्वत कहा जाता है, ठीक है।
हिमालय को नवीन वलित पर्वत कहा जाता है। हिमालय क्या है? हिमालय यंग फोल्ड माउंटेन है। हिमालय क्या है? हिमालय यंग फोल्ड माउंटेन है। हिमालय क्या? हिमालय यंग फोल्ड माउंटेन है ना, नवीन वलित पर्वत है। और अभी भी इसका क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। अभी भी हिमालय का क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। ठीक है। हिमालय पर्वत भारत की उत्तरी सीमा का निर्धारण करते हैं। मैंने अभी आपको बताया हिमालय पर्वत क्या करता है? भारत की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है। भारत की उत्तरी सीमा का हिमालय पर्वत क्या करता है? निर्धारण करता है। ठीक है। हिमालय पर्वत पर सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। ठीक है। अगर आप ऊपर साइड देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपको सिंधु नदी तंत्र दिखाई देगा। और जब आप नॉर्थ ईस्ट साइड में आगे बढ़ेंगे तो आपको वहां पर क्या दिखाई देगा? आपको वहां पर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र दिखाई देगा। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ पर यहीं पर क्या, यहीं पर एक मानसरोवर झील है। यहाँ पर एक क्या, यहाँ पर मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील से एक नदी इस साइड से बहती हुई निकलती है। ठीक है। और यहीं से एक नदी इस साइड से बहती हुई निकलती है और कुछ यू टर्न लेते हुए हिंदुस्तान से आते हुए यहाँ पर और गंगा नदी के साथ मिलकर के क्या करता है? अपना डेल्टा बना देती है। अब जो नदी पश्चिमी साइड की तरफ बही है ये नदी है इंडस। जो नदी मानसरोवर झील से पश्चिम साइड की तरफ बही है ये नदी इंडस है। और जो ईस्टर्न साइड आई है ये नदी ब्रह्मपुत्रा। ये नदी कौन सी? ये नदी है ब्रह्मपुत्रा। ये नदी है ब्रह्मपुत्रा। तो हिमालय का जो वर्गीकरण होता है वो सिंधु से लेकर के ब्रह्मपुत्रा होती है। इंडस को ही हिंदू में सिंधु कहते हैं। इंडस को ही हिंदी में हम क्या कहते हैं? सिंधु कहते हैं। एक नदी जो मानसरोवर से पश्चिम साइड की तरफ बही है वो इंडस रिवर है। और जो ईस्टर्न साइड अपना फ्लो करती है वो है ब्रह्मपुत्रा। इंडस से लेकर ब्रह्मपुत्रा तक के बीच का जो क्षेत्र है वो हिमालय की सीमा का निर्धारण करता है। एक बात और, जो हिमालय है वो भारत की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है। ये मैंने दो अलग तरीके की बात कही है, इसको आप मिक्स मत करिएगा। फिर सुन लीजिए, हिमालय भारत की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है, ये बात यहाँ स्टॉप करिए। सेकंड बात, जो हिमालय का जो निर्धारण है वो इंडस से लेकर के ब्रह्मपुत्रा तक है। इंडस से लेकर के ब्रह्मपुत्रा है। और इंडस क्या कर रही है? इंडस मानसरोवर झील से निकल रही है और वेस्ट फ्लो करते हुए जाकर के अरेबियन सी में गिरती है। और जो ब्रह्मपुत्रा है वो ईस्टर्न फ्लो कर रही है और हिंदुस्तान में अरुणाचल प्रदेश आसाम से होते हुए गंगा नदी के साथ सामूहिक रूप से मिलती है और बे ऑफ बंगाल में अपना डेल्टा निर्माण करती है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, यही बात बोल रहा है। कहाँ से लेकर के? सिंधु से लेकर के ब्रह्मपुत्रा नदी तक ये क्या हुआ? हिमालय हमारा फैला हुआ है। सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्रा तक क्या हमारा हिमालय फैला हुआ है। अब हिमालय की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है? 24 किलोमीटर, सॉरी 2400 किलोमीटर है। हिमालय की जो लेंथ है वो कितनी है? 2400 किलोमीटर है। 2400 किलोमीटर इसकी पूरी लेंथ है। आप देखेंगे इंडस से लेकर के ब्रह्मपुत्रा तक फैली हुई है, अर्थात इसका जो लंबाई होगी बहुत ज़्यादा होगी। तो 2400 किलोमीटर तक इसकी क्या है? लंबाई है। ठीक है। और लगभग 400 किलोमीटर ये चौड़ी है। 400 किलोमीटर तक ये क्या है? ये चौड़ी है। 400 किलोमीटर तक ये क्या है? ये चौड़ी है। और अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई क्या होती है? 150 किलोमीटर तक हो जाती है। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? अच्छे समझिए। हिमालय की जो लंबाई है, हिमालय की जो लेंथ है वो लगभग 2400 किलोमीटर की है। सिंधु से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक की इसकी लंबाई है, पश्चिम से लेकर पूर्व तक में। एक बात समझ में आ गई। अब इसकी जो चौड़ाई होगी वो कहीं कहीं पर आपको 400 किलोमीटर दिखेगी और कहीं कहीं पर आपको 150 किलोमीटर तक दिखेगी। तो ये वेरी करती है ना, अकॉर्डिंग टू प्लेस ये क्या करती है? वेरी करती है। कहीं पर आपको 400 किलोमीटर दिखेगा और कहीं पर आपको 150 किलोमीटर तक भी इसकी चौड़ाई देखने को मिलती है। ठीक है। अब हिमालय का विभाजन दो आधार पर किया जा सकता है। अगर हम हिमालय को डिवाइड करें तो हम दो आधार पर इसका विभाजन कर सकते हैं। पहला उत्तर दक्षिण विभाजन, उत्तर से लेकर दक्षिण तक विभाजन कर सकते हैं। दूसरा कर सकते हैं पश्चिम से पूर्व तक विभाजन। दूसरा कैसे करते हैं? दूसरा कर सकते हैं पश्चिम से पूर्व, मतलब पहला कर सकते हैं नॉर्दर्न टू साउथ, है ना, नॉर्दर्न टू साउथ। और सेकंड कर सकते हैं वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? हिमालय का विभाजन कर सकते हैं। पहला हम कर सकते हैं उत्तर से दक्षिण विभाजन, मतलब ऊपर से नीचे, और कर सकते हैं बाएं से दाएं। ठीक है। ऐसा विभाजन हम लोग किसका कर सकते हैं? हिमालय का कर सकते हैं। अब अगर हिमालय का हम उत्तर से दक्षिण विभाजन करें, अगर हम हिमालय पर्वत का उत्तर से दक्षिण विभाजन करें, इस बात को याद रखिए, ऊपर की दिशा उत्तर होती है और नीचे की दिशा क्या होती है? दक्षिण होती है। आगे की दिशा हमेशा पूरब होती है और पीछे की दिशा हमेशा क्या होती है? पश्चिम होती है। इस बात को आप लोग अच्छे तरीके से ज्ञात होगा आप लोग को। ठीक है, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। आगे देखिए, उत्तर से अगर हम दक्षिण का हिमालय विभाजन करेंगे तो लगभग 3 भागों में हिमालय को बांटा जाता है। अगर हम हिमालय का उत्तर से लेकर के दक्षिण तक का विभाजन करें, अगर हम हिमालय का उत्तर से लेकर के दक्षिण तक विभाजन करें तो लगभग 3 तरीके में हिमालय को बांटा जाता है। बहुत ध्यान समझिएगा, फिर से मैं बोल रहा हूँ। अगर हम हिमालय का उत्तर से दक्षिण में विभाजन करें तो लगभग 3 तरीके से हिमालय को बांटा जाता है। तो लगभग 3 तरीके से क्या करते हैं? हिमालय को बांटते हैं। तो लगभग 3 तरीके से क्या करते हैं? हिमालय को बांटते हैं। आप देखिए कैसे बांटते हैं, आप देखिए कैसे बांटते हैं। तो देखिए मैं एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको दिख रही है? कतई नहीं दिख रही होगी, अब दिख जाएगी। चलिए मैं दिखा रहा हूँ, ये आपको लाइन दिख रही होगी, मैंने खींच दी, बिल्कुल दिख रही होगी। फिर एक लाइन मैं कुछ ऐसे खींच रहा हूँ, एक लाइन कुछ मैं ऐसे खींच रहा हूँ,
ये मेरे को दिख रही होगी, और एक लाइन में यूँ खींच रहा हूँ, एक लाइन में यूँ खींच रहा हूँ, दिख गई है लाइन? बिल्कुल दिख गई है। अब हम हिमालय का विभाजन कर रहे हैं। अभी आपको चुटकियों में समझ में आ जाएगा कि हिमालय का विभाजन आखिर कैसे किया गया है। अब देखिए, ये जो हिमालय की पहली श्रृंखला है, मैं इसको नाम देता हूँ, ये हिमालय की पहली श्रृंखला, ये हिमालय की दूसरी श्रृंखला, और ये हिमालय की तीसरी श्रृंखला, पहली दूसरी तीसरी, ठीक है। अब जो हिमालय की जो पहली श्रृंखला है, इसको नाम दिया गया है द ग्रेट हिमालय। ये क्या है? ये है ग्रेट हिमालय, महान हिमालय। ये क्या है? ये महान हिमालय, ग्रेट हिमालय। और इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हिमाद्री हिमालय। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हिमाद्री हिमालय। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हिमाद्री हिमालय। बहुत आराम समझना, परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अब ये जो सेकंड हिमालय है, इसको बोलते हैं लेसर हिमालय। ये जो आपको सेकंड हिमालय देखने को मिल रहा है, ये हिमालय क्या है? इसको बोलते हैं लेसर हिमालय या फिर मध्य हिमालय। लेसर हिमालय या फिर मध्य हिमालय। कहीं कहीं पर आप इसी का नाम सुनेंगे हिमाचल हिमालय। कहीं कहीं पर आप इसी का नाम क्या सुनेंगे? हिमाचल हिमालय। हिमाचल, हिमालय, ऐसा हो गया यार, ये तो गड़बड़ सा हो गया। हिमाचल लिख रहा हो, हिमाचल, हिमाचल होगा ना, हिमाचल। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हिमाचल हिमालय। हिमाचल हिमालय, ठीक है बालको? बिल्कुल आपको दिख रहा होगा, विजुअल भी होगा, अच्छे तक विजुअल है। अब ये जो लास्ट, ये जो रेंज बची हुई है, इसको बोलते हैं शिवालिक। जो लास्ट रेंज है, इसको बोलते हैं शिवालिक हिमालय। ये क्या है? ये आपका है शिवालिक हिमालय। ये क्या है? ये आपका है शिवालिक हिमालय। आप बहुत अच्छे तरीके से मेरी इस बात को समझिए। ये जो मैंने पहली लाइन ये जो ड्रॉ की है हिमालय की, ये है द ग्रेट हिमालय, महान हिमालय। ये कॉन्टिन्यूअस है, मतलब इसमें कहीं पर आपको ब्रेक देखने को नहीं मिलेगा। ये हिमालय कॉन्टिन्यूअस है, और जितनी बड़ी बड़ी चोटियाँ पाई जाती हैं वो सब आपको इसी में दिखेगी। जितनी बड़ी बड़ी चोटियाँ हिमालय में पाई जाती है वो सब आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। चाहे माउंट एवरेस्ट हो, चाहे क्या बोलते हैं धौलाधर हो, है ना, चाहे वो कंचनजंगा हो, सब आपको कहाँ दिखेगी? ग्रेट हिमालय में दिखेगी, हिमाद्री में दिखेगी। जितनी ऊंची ऊंची चोटियाँ सब आपको कहाँ दिखेंगी? ग्रेट हिमालय में दिखेगी। और इसी का नाम है क्या? हिमाद्री हिमालय। और ये कॉन्टिन्यूअस है, इसमें कोई ब्रेक नहीं है। सारी ऊंची ऊंची चोटियाँ आपको इसी में देखने को मिलेगी। समझ गई बात को? अब समझो। अब मैंने जब लेसर हिमालय बनाया तो देखिए मैंने बीच में हल्का हल्का गैप दिया है, ब्रेक दिया है, मैंने इसे ब्रेक दिया है। मतलब हिमालय की जो श्रृंखला है ना, वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये ब्रेक में गई है। आधी गई है, फिर नीचे ब्रेक हुआ है, फिर गई, फिर अब यहाँ पर जो ब्रेक हुआ है, यही निर्माण करती है किसका? वैली का। यहीं पर आपको क्या दिखेगा? यहीं पर आपको तमाम प्रकार की वैली दिखेगी, जैसे कुल्लू घाटी, लाहौल, क्या बोलते हैं, स्पीति घाटी, लाहौल स्पीति घाटी, कुल्लू घाटी, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ये सब आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। इनफैक्ट जितने भी हिल स्टेशन हैं वो सब आपको लेसर हिमालय में देखने को मिलते हैं, मध्य हिमालय में देखने को मिलते हैं। और ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, बल्कि इसमें क्या है? इसमें ब्रेक है, इसमें ब्रेक है। और यहाँ पर घाटियों का निर्माण होता है, यहीं पर वैलीज का निर्माण होता है। जितनी भी आप हिल स्टेशन देखने का प्रयास करेंगे वो सब आपको लेसर हिमालय में दिखेगा। चाहे वो आप कुल्लू घाटी की बात कर लीजिए, चाहे लाहौल स्पीति की बात कर लीजिए, जितनी भी जगह आप लोग जाते हैं हिल स्टेशन, वो सब आपको कहाँ दिखने को मिलेगा? मध्य हिमालय में देखने को मिलेगा, लेसर हिमालय में देखने को मिलेगा। अब यहाँ तक बात समझ गई? अब ये जो सबसे लास्ट रेंज है, इसको बोलते हैं शिवालिक। ये सबसे बाद में बना हुआ है, ये सबसे बाद में बना हुआ, और इसकी ऊंचाई भी कम है, इसकी ऊंचाई भी कम है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक आपको इसमें देखने को मिलेगी, उसके बाद इसकी ऊंचाई है लेसर हिमालय की, फिर सबसे कम इसकी ऊंचाई है। और अगर आपने जितने भी दून सुने होंगे, जैसे देहरादून हो गया, कोटी दून हो गया, पाटली दून हो गया, ये सब आपको शिवालिक रेंज में देखने को मिलेगी। ये सब आपको शिवालिक रेंज में देखने को मिलेगी, ठीक है। अब मुझे लगता है कि आप लोग के दिमाग का स्तर इस बात को समझने के लिए एकदम परिपक्व हो गया कि मैंने अभी आपसे क्या कहा। फिर समझिए संक्षेप में। मैंने हिमालय की 3 रेंज बनाई है, जिसको मैंने उत्तर से दक्षिण तक विभाजित किया है। पहली जो हिमालय की रेंज है उसको ग्रेट हिमालय बोलते हैं, सेकंड वाले को हम लेसर हिमालय बोलते हैं, और थर्ड वाले को हम बोलते हैं शिवालिक। ग्रेट हिमालय कॉन्टिन्यूअस है, इसमें किसी तरीके का कोई ब्रेक नहीं है, और सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ आपको यहीं देखने को मिलती हैं। अब जो लेसर हिमालय है इसमें ब्रेक है, और जितने भी हिल स्टेशन है वो आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। और जो शिवालिक हिमालय है इसकी ऊंचाई बहुत कम है, देहरादून, कोटली दून, पाटी दून इत्यादि जितने भी नगर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए यही सारी बात यहाँ लिखी है। सबसे ऊंचा हिमालय हिमाद्री है, उसका हिमाचल हिमालय, इसको निम्न हिमालय बोलते हैं या मध्य हिमालय बोलते हैं, और ये शिवालिक हिमालय है। और ये क्या? शिवालिक हिमालय। इस तरह से हमने उत्तर दक्षिण क्या किया? हिमालय का विभाजन कर दिया है, ठीक है। अब देखिए, अब पश्चिम से पूर्व का विभाजन पूछ रहा है। अब पश्चिम से पूर्व का विभाजन बोल रहा है। चाहे आपसे पश्चिम से पूर्व का विभाजन बोले, चाहे नदी के आधार पर विभाजन बोले, याद रखिएगा, चाहे आपसे पश्चिम से पूर्व हिमालय का विभाजन बोले, चाहे नदी के आधार पर, चाहे नदी के आधार पर हिमालय का विभाजन बोले, नदी के आधार पर हिमालय का विभाजन बोले, हिमालय का विभाजन बोले, बात एक ही है। अब मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ, ध्यान सुनिए। मैं आपके सामने कुछ नदियों के नाम लिख रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर नाम लिखा सिंधु,
उसके बाद मैंने यहाँ पर नाम लिखा सतलज, उसके बाद मैंने यहाँ पर नाम लिखा काली, उसके बाद मैंने यहाँ पर नाम लिखा तीस्ता, और सबसे अंत में मैंने नाम लिखा दिहांग। और ये सब आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ये सब नदियों के नाम हैं, ये सब नदियों के नाम है। सिंधु सतलज काली तीस्ता और दिहांग, ये नदियों के नाम है। ये किसके नाम है? ये नदियों के नाम है। अब देखिए, अब मैं कुछ बना रहा हूँ, ठीक है, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से दिख भी रहा होगा कि सर जी क्या बना रहे हैं। ये मैं कनेक्टिविटी बता रहा हूँ। अब बहुत अच्छे तरीके से इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। सिंधु से सतलज, सिंधु से सतलज जो हिमालय पड़ता है उसको बोलते हैं पंजाब हिमालय, इसको बोलते हैं पंजाब हिमालय। सिंधु से सतलज नदी के बीच में जो हिमालय पड़ता है उसे पंजाब हिमालय बोलते हैं, या कहीं कहीं पर इसको कश्मीर हिमालय बोला जाता है, या कहीं कहीं पर इसको कश्मीर हिमालय बोलते हैं। चाहे आप पंजाब हिमालय बोले चाहे कश्मीर हिमालय बोले, बात दोनों एक ही है। मतलब आप सिंधु सतलज की बात कर रहे हैं। सतलज से काली के बीच में जब आप सतलज से काली के बीच में जब आप बात करेंगे तो फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कुमायूं हिमालय। क्या देखने में, कुमायूं कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना, यहाँ पर मिलेगा आपको कुमायूं हिमालय। जब आप सिंधु सतलज की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कुमायूं हिमालय, ठीक है। जब आप काली से तीस्ता नदी तक की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा नेपाल हिमालय। तो यहाँ पर आपको मिलेगा नेपाल हिमालय। क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा नेपाल हिमालय। और जब तीस्ता से दिहांग की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा असम हिमालय, यहाँ पर आपको मिलेगा असम हिमालय। अब एक बहुत अच्छी बात ध्यान रखिए, अगर कभी कोई आपसे ये प्रश्न कर ले कि बालक मुझे ये बताओ पश्चिम से पूर्व में सबसे पश्चिम में हिमालय का कौन सा भाग आता है, तो आप यहाँ पर नाम लिख देंगे किसका? पंजाब हिमालय का। पंजाब हिमालय पश्चिम से पूर्व के विभाजन का पहला स्थान है। और सबसे पूर्वी विभाजन क्या कहलाता है? असम हिमालय। सबसे पूर्वी जो विभाजन कहलाता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है असम हिमालय। इस बात को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग अपने माइंड में रख लीजिएगा और ऐसा मैप आप ड्रॉ भी कर लीजिएगा। अगर आपसे पश्चिम से पूर्व हिमालय का विभाजन बोले या फिर नदी के आधार पर हिमालय का विभाजन बोले तो आप ऐसा विभाजन करेंगे, सिंधु सतलज काली तीस्ता दिहांग, ये नदियां हैं। सिंधु सतलज के बीच का जो हिमालय है, यहाँ पर जो आपको हिमालय का पार्ट देखने को मिलेगा इस तरीके का, या तो पंजाब हिमालय कहलाएगा या कश्मीर हिमालय कहलाएगा। सतलज से काली के बीच के हिमालय को हम लोग कुमायूं हिमालय बोलते हैं। काली से तीस्ता के बीच में जो हिमालय पड़ता है वो नेपाल हिमालय कहलाता है। और तीस्ता से दिहांग के बीच में जो हिमालय पड़ता है वो असम हिमालय कहलाता है। वो क्या कहलाता है? वो असम हिमालय कहलाता है। चलिए आगे देखिए, हिमाद्री हिमालय या आंतरिक हिमालय, अब इसके बारे में बातचीत हो रही है। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान हिमालय बोलते हैं या आंतरिक हिमालय, इसी को हिमाद्री कहते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया सेम एज इट इज चीज यहाँ लिखी हुई है। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर, बिल्कुल ये क्या एक सतत है ना, कॉन्टिन्यूअस रेंज है। ये क्या, ये कॉन्टिन्यूअस रेंज है। यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीक मिलती हैं, जिनकी जो एवरेज हाइट है वो कितनी है? 6000 मीटर है। इनकी जो एवरेज हाइट है वो कितनी है? 6000 मीटर है, ठीक है। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं, सारी जितनी इंपॉर्टेंस पीक है वो सब आपको हिमाद्री हिमालय में देखने को मिलेगी। महान हिमालय में वलय की प्रकृति असीमित है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ ढकी रहती है तथा इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रभाव होता है। बिल्कुल सही बात है भाई, ये हमेशा बर्फ, क्योंकि सबसे ऊपर है ना, सबसे ऊपर है तो यहाँ पर 24 आवर्स और 365 डेज हमेशा क्या होता है? बर्फ जमी रहती है। और जितनी भी हाईएस्ट पीक है वो आपको हिमाद्री हिमालय में देखने को मिलती है। देखिए ये आपको देखने को मिल जाएगी, है ना। ये सारी ऊंची चोटियां हैं, तो ये क्या होगी? ये आपकी हिमाद्री हो गई, ठीक है। ये आपका मध्य हिमालय हो गया। ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा मध्य हिमालय। और ये जो चोटियां ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी शिवालिक, या शिवालिक हो गई। ये हमने उत्तर से लेकर दक्षिण हिमालय का विभाजन कर दिया। सबसे ऊपर हिमाद्री, आपको विजुअल हो रहा है कि नहीं हो रहा है पता नहीं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ये जितनी है ना, ये क्या, ये हिमाद्री है, ठीक है। और ये क्या, ये आपका लेसर हिमालय है। और ये क्या, ये आपका शिवालिक है। ये आपकी शिवालिक रेंज हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी शिवालिक रेंज हो जाएगी। तो आपको दिख रहा है ना अच्छे तरीके से? हाँ बिल्कुल दिख रहा होगा। तो ये आपकी पूरी तरीके से हिमालय का विभाजन किया गया है, ठीक है। आगे देख लीजिए, हिमाचल या हिमाचल बोल रहा है या फिर मध्य हिमालय बोल रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? यही लेसर हिमालय है। यही क्या, यही आपका लेसर हिमालय भी है, ठीक है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम हिमाचल हिमालय या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है।
इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ। बिल्कुल सही बात है। इनकी ऊंचाई कितनी, इनकी जो हाईएस्ट पीक है वो 3700 मीटर से लेकर के 4500 मीटर के आसपास की है, ठीक है। और इनकी जो एवरेज जो चौड़ाई है वो कितनी, लगभग 50 किलोमीटर के आसपास है, 50 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। पीर पंजाल श्रृंखला सबसे अधिक लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी इसमें महत्वपूर्ण स्थान दर्शाती हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू की घाटी स्थित है, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग बताया, ठीक है। क्षेत्र को पहाड़ों नगरों के नाम से जाना है। जैसे ये क्या है, ये आपकी लाहौल, ये आपकी क्या है, ये आपकी कुल्लू घाटी है। जितने भी आपके हिल स्टेशन देखने को मिलेंगे वो सारे आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। कहाँ पर, लेसर हिमालय में, ठीक है। आगे देखिए, अब बात करें किसकी, शिवालिक की। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक रेंज बोलते हैं, शिवालिक घाटी बोल, सबसे बाहरी श्रृंखला है और सबसे कम ऊंची है। यहीं पर आपको देहरादून दिखेगा, पाटलिपुत्र दिखेगा, सारे दून आपको यहीं दिखेंगे। इनकी चौड़ाई 10 से लेकर के 50 किलोमीटर के आसपास भी है चौड़ाई, हाँ, और ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच में, ठीक है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय श्रृंखलाओं द्वारा नदी तो लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी हुई है। ये घाटियां बजरी और जलोढ़ की मोटी परत ढकी हुई है। निम्न हिमाचल और शिवालय के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम जाना जाता है। जितने भी आप दून देखेंगे ना, जैसे देहरादून हो गया, पाटली दून हो गया, कोटली दून हो गया, ये सब आपको शिवालिक रेंज में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, चलिए। अच्छा, ये अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तर भारत का विशाल मैदान। ये क्या है, ये है उत्तर का विशाल मैदान। चलिए इसका हम पढ़ लेते हैं। उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। ये मैदान किससे बना हुआ है, जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। मैंने जब आपको मैप समझाया तो मैंने आपको ये बात अच्छे तरीके से बताई कि जो हमारा तो द ग्रेट इंडियन प्लेन है वो इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानों में ही सीमित है, मैदानों में ही फैला हुआ है, ठीक है। और इसका निर्माण किससे होता है, नदियों द्वारा लाई गई अवसादों से बनी मिट्टी से। तो नदी द्वारा लाई गई कौन सी मिट्टी होती है, जलोढ़ मृदा। कौन सी होती है, जलोढ़ मृदा। तो ये मिट्टी क्या होती है, नदियाँ जो अपने साथ अवसाद लेकर के आती है उसे जब कहीं डिपॉजिट करती हैं तो वहीं से इस मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। बहुत उपजाऊ भी होती है, बहुत फर्टाइल लैंड है। इसीलिए पूरे वर्ल्ड की जो सबसे फर्टाइल लैंड पाई जाती है वो सिंधु से लेकर के ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियों के बीच में पाई जाती है। यहाँ पर कृषि कार्य बहुत अच्छा होता है, यहाँ पर जो कृषि कार्य होता है बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हमारी जो लैंड है बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, कृषि योग्य बहुत उपयोगी भूमि है। इसीलिए इसको बोला जाता है द ग्रेट इंडियन प्लेन, उत्तर का विशाल मैदान। क्या बोलते हैं, द ग्रेट इंडियन प्लेन, उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है। उत्तर का विशाल मैदान इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उत्तर का विशाल मैदान बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, लाखों वर्षों में हिमालय गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जड़ोलों का निक्षेप हुआ है, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है, जिससे उपजाऊ मैदान का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है, ठीक है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर है। कितना बड़ा क्षेत्र है सोचो, 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पे फैला हुआ है। कौन सा, उत्तर का विशाल मैदान। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 200 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। 2400 किलोमीटर लंबा है और लगभग 200 से 240 से 320 किलोमीटर तक क्या ये चौड़ा है, ठीक है। यहाँ पर सघन जनसंख्या वाला है, बिल्कुल सही बात है भाई। जहाँ पर अच्छा मैदान होगा, आपने देखा होगा जितने मैदानी भाग है सबसे अधिक जनसंख्या वही निवास करती है। क्यों, क्योंकि कृषि हेतु वो क्षेत्र बहुत अच्छा होता है, नदियाँ होती हैं, वहाँ पीने का पानी मिलता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ वहाँ लगी हो तो रोजगार मिलता है, इन्वायरमेंट अच्छा होता है। तो इसीलिए सारी जनसंख्या कहाँ निवास करना पसंद करती है, उस क्षेत्र में जहाँ पर मैदानी इलाका हो, जहाँ मैदानी इलाका हो। इसीलिए जो क्षेत्र है यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको पब्लिक देखने को मिलेगी। जैसे उत्तर प्रदेश देख लीजिए, सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है भारत का। तो क्यों, क्योंकि ये पूरा उत्तर के विशाल मैदान में फैला हुआ है, उत्तर के विशाल मैदान में फैला हुआ है। तो यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ है, यहाँ इतनी ज़्यादा नदियाँ हैं, पानी मिल रहा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ भी, लोग यहाँ पर रोजगार भी कर रहे हैं। तो इसीलिए जहाँ पर ये व्यवस्था होती है वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, लोग देखने को मिलते हैं, ठीक है। उपजाऊ मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता और अनुकूल जलवायु के कारण यह कृषि की दृष्टि से भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। जो मैंने अभी आपको बताया सारी बातें यहाँ पर एज इट इज लिखी हुई हैं, ठीक है। कृषि के लिए अनुकूल दशाओं के कारण यह क्षेत्र सर्वाधिक कृषि उत्पादकता वाला क्षेत्र है। इस कारण इसे भारत का अन्य भंडार गृह कहा जाता है। बिल्कुल भाई, यहाँ पर इतनी फर्टाइल लैंड है कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से होती है। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ यहाँ पर क्या होती है, बहुत ही अच्छे तरीके से होती है, इसीलिए इसे अन्न भंडार गृह कहा जाता है। इसीलिए इस जो क्षेत्र को है भारत का अन्न भंडार क्षेत्र भारत का इसको कहा जाता है। आगे देखिए, आगे क्या है, अच्छा ये तीसरा विभाजन है। पेनिसुलर इंडिया इज बॉर्डेड बाय द अरेबियन सी, द इंडियन ओशन एंड द बे ऑफ बंगाल। किसकी बात कर रहे हैं, प्रायद्वीप पठार की। किसकी बात कर रहे हैं, अब हम कहाँ पर आ गए, अब हम आ गए हैं भारत के भौतिक विभाजन के तीसरे पार्ट में, मतलब जो तीसरे का विभाजन है कौन सा, प्रायद्वीप पठार। अब ये कह रहा है ये घिरा हुआ है किससे, यहाँ पर घिरा हुआ बंगाल की खाड़ी से, बे ऑफ बंगाल से, ठीक है। नीचे क्या है, नीचे इसके इंडियन ओशन है, और यहाँ पर क्या है, इसके वेस्टर्न में क्या, अरेबियन सी है।
यहाँ क्या है, यहाँ इसके क्या है, यहाँ इसके अरेबियन सी है। तो जो प्रायद्वीप पठार है वो बंगाल की खाड़ी से, इंडियन ओशन से और अरेबियन सी से क्या घिरा हुआ है। यहीं पूरा जो आपको दिखेगा, यहीं जो पूरा आपको ट्रायंगल साइड में दिखेगा, यहीं है प्रायद्वीप पठार। ये क्या है, यहीं है पेनिसुलर प्लेटू, यहीं क्या है पेनिसुलर प्लेटू, ठीक है, यहीं है क्या है पेनिसुलर प्लेटू। आगे देखिए प्रायद्वीप पठार, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीप पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना हुआ है, ठीक है। ये शैल वगैरह है जिससे कि क्या बोलते हैं किसी क्षेत्र विशेष का निर्माण किया जाता है या निर्माण होता है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने और अपोहा के कारण बना तथा यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। प्राचीनतम भूभाग का क्या एक हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा चिचली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। गोलाकार यहाँ पर क्या मिलती है आपको, पहाड़ियां देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब देखिए आपके सामने एक नाम आया, क्या है, गोंडवाना। बहुत से बालकों को इसके बारे में पता ही नहीं होगा कि भैया गोंडवाना क्या है, ठीक है, ऐसा है। सबसे प्राचीन चट्टानें गोंडवाना लैंड की मानी जाती हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका स्थिति क्या हो सकती है। पहले जो भारत था ना, जैसे बता सकता हूँ कि अगर हम पहले ना एक थ्योरी चलती है, बहुत मैं शॉर्ट में बताऊंगा जितना आप लोग के लिए उपयोगी। एक थ्योरी समझिए, पहले एक थ्योरी चला करती थी कि पूरा जो जितने हमारे महाद्वीप है ना, वो महाद्वीप क्या है, एक ही साथ जुड़े हुए महाद्वीप कुछ इस प्रकार से दिखता था, ठीक है। और इसके आसपास जल का क्षेत्र था, इसके आसपास क्या था, जल का एक क्षेत्र हुआ करता था। बहुत आराम समझिएगा, ये जो जल का क्षेत्र था इसको बोला जाता था पैंथालासा। इस जल के क्षेत्र का नाम था पैंथालासा, मतलब जो वाटर बाउंड्री थी उसको पैंथालासा बोलते थे। और ये जो क्षेत्र था, जो लैंड की भूमि थी, इसे बोलते थे पेंजिया। इसे क्या बोलते थे, इसे बोलते थे पेंजिया। इसे क्या बोलते थे, इसे बोलते थे पेंजिया, ठीक है। फिर समय बदला, टूट फूट की क्रियाएं प्रारंभ हुई, तो जो पेंजिया है ना, ये बीच से ऐसे ऐसे करके डिवाइड हो गया। ये जो पेंजिया है वो डिवाइड हो गया, मैं यहाँ कर रहा हूँ। ये जो पेंजिया था ना, ये पेंजिया बी से डिवाइड हो गया। ये जो पेंजिया था वो बी से डिवाइड हो गया। उत्तर का पार्ट अलग हो गया, दक्षिण पार्ट अलग हो गया। जो उत्तर का पार्ट अलग हुआ इसी को बोलते हैं अंगारा लैंड। इसको नाम दिया गया अंगारा लैंड। और जो नीचे का भाग था इसको नाम दिया गोंडवाना लैंड। इसको नाम क्या दिया गया, इसको नाम दिया गया गोंडवाना लैंड, ठीक है। इसको नाम दिया गया गोंडवाना लैंड। जो नीचे का पार्ट है दक्षिण वाला, इसको नाम दिया गया गोंडवाना लैंड। और जो ऊपर का भाग है उसको नाम दिया गया अंगारा लैंड, ठीक है। जब ये पेंजिया टूटा तो दो भागों में बट गया, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। वापस फिर समय बदला, है ना, फिर टूट फूट की क्रिया प्रारंभ हुई। तो जब ये गोंडवाना लैंड टूटा ना, तो गोंडवाना लैंड टूट करके कई भागों में डिवाइड हो गया। जितने आप महाद्वीप देखते हैं, चाहे वो अफ्रीका का देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए, दक्षिण अमेरिका देख लीजिए, इवन भारत का पठारी भाग देख लीजिए, वो सब गोंडवाना लैंड का भाग है। इसीलिए यहाँ पर ये लाइन लिखी हुई है, यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना तथा यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है, ठीक है। जब ये वाला भाग और टूट करके और बिखरा, तो इसी भाग से ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ, इसी भाग से जो आप मेडागास्कर द्वीप देते हो उसका निर्माण हुआ, इसी भाग से अफ्रीका का निर्माण हुआ, और इसी भाग से साउथ अमेरिका महाद्वीप का भी निर्माण हुआ, ठीक है। तो भारत का जो दक्षिणी भाग है वो भी इसी का ही पार्ट है। भारत जो दक्षिणी भाग है वो भी किसका पार्ट है, गोंडवाना लैंड का ही भाग है, इसलिए लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। इतनी जानकारी फिलहाल आप लोग के लिए आवश्यक है, बाकी तो इसमें बहुत बड़ी बड़ी थ्योरियाँ हैं, ठीक है, लेकिन वो सब हायर एजुकेशन में ही काम आती है। चलिए आगे देखिए, ये जो पूरा क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, ये जो पूरा क्षेत्र यही है प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार, यहीं पर आपको ये सारी चोटियां देखने को मिलेंगी, यहीं पर आपको ये सारी चोटियां देखने को मिलेंगी, ठीक है। इस पठार के दो भाग हैं, पहली है सेंट्रल हाईलैंड और दक्कन प्लेटू, है ना, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीप पठार का वह भाग जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला हुआ है उसे सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं। देखिए अब याद रख लीजिए, जो पेनिसुलर प्लेटू है उसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है सेंट्रल हाईलैंड मध्य उच्च भूमि, दूसरा दक्कन प्लेटू दक्षिण का पठार। अब वहां पर इन लोग की बाउंड्री तय की जा रही है। नर्मदा नदी आप जानते हैं, जो नर्मदा रिवर है, इसके उत्तर में, इसके उत्तर साइड में जो प्रायद्वीप पठार का भाग है जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला हुआ है उसे सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं, मध्य उच्च भूमि बोलते हैं, ठीक है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हुई है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने नदियां चंबल सिंध बेतवा दक्षिण पश्चिम में उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। सीरीज बात है भाई, ये जो आपका जो पेनिसुलर प्लेटू है इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। जो इसका पहला भाग है वो क्या है, इसके उत्तर साइड में फैला हुआ है। इसी जो सेंट्रल हाईलैंड है, सॉरी, ये जो आपका पेनिसुलर प्लेटू है इसका जो उत्तरी भाग है इसको सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं, जो कि नर्मदा नदी इसका निर्धारण करती है, इसकी सीमा का निर्धारण करती है। और इसके दक्षिण का जो भाग है वही डेक्कन प्लेटू कहलाता है, जो आपके महाराष्ट्र और क्या बोलते हैं कर्नाटक के क्षेत्र में देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो
या दक्षिण महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटका का जो क्षेत्र जहाँ पर आपको देखने को मिलता है वो दक्कन प्लेटू है। और जहाँ से नर्मदा नदी इसका पूरा क्या बोलते हैं निर्धारण करती है, जैसे जैसे छत्तीसगढ़ का पठार हो गया, ठीक है, मालवा का पठार हो गया, इसके बाद क्या बोलते हैं बस्तर का पठार हो गया, तो जो तो छत्तीसगढ़ में आ जाएगा, जो मालवा पठार हो गया, और इधर साइड जो मध्य प्रदेश की जितनी सीमा है वहाँ पर आपको सेंट्रल हाईलैंड देखने को मिलेगी, मध्य उच्च भूमि देखने को मिलेगी। ठीक है, अब देखिए, अब जो नेक्स्ट डिवाइड क्या बोलते हैं डिवीजन है वो क्या है, भारतीय मरुस्थल है ना, इंडियन डेजर्ट। इसका नाम आप जानते होंगे क्या है, ये थार है, थार का रेगिस्तान बोलते हैं। ठीक है, कहाँ मिलता है आपको, मेनली राजस्थान में, मेनली आपको कहाँ देखने को मिलेगा, राजस्थान में, और पाकिस्तान का भी जो क्षेत्र है वहाँ भी इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। क्या स्थित है, भारत का थार का मरुस्थल अरावली के पश्चिम भाग में स्थित है। या बालू के टिब्बे का डिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रति वर्षा 1,500 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र को हम इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पतियां क्या होती है, बहुत कम मिलती। थोड़ा पानी पी लूं। ध्यान सुनो, समझो क्या क्या कह रहा है। आपके सामने बातचीत चल रही है किसकी, आपके सामने बातचीत चल रही है थार के रेगिस्तान की। किसकी चल रही है, थार के रेगिस्तान की चल रही है। ठीक है, थार का जो रेगिस्तान है वो भारत के राजस्थान क्षेत्र में पाया जाता है ना, मतलब जो अरावली जो रेंज है उसके पश्चिम साइड में आपको थार का रेगिस्तान देखने को मिलेगा। जैसे अगर मान लीजिए ये अरावली की रेंज है, तो इसके पश्चिम साइड में आपको थार का रेगिस्तान देखने को मिलेगा, थार का रेगिस्तान देखने को मिलेगा। ये भारत में ही पाया जाता है और इसकी कुछ सीमा पाकिस्तान में भी लगती है। ठीक है, अब रेगिस्तान क्यों है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा का वितरण असमान है। यहाँ पर जो है यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा यहाँ पर देखने को मिलेगी। जब वर्षा कम होगी तो यहाँ पर शुष्क क्षेत्र हो जाएगा, जब वर्षा कम होगी तो यहाँ पर शुष्क क्षेत्र हो जाएगा। फिर अगर जब यहाँ शुष्क क्षेत्र हो गया, अर्थात यहाँ पर वनस्पति आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर यहाँ पर आपको वनस्पति देखने को नहीं मिलेगी, यही सारी बात यहाँ बोल रहा है। ये क्या है, 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है, और यहाँ की जो जलवायु वो क्या है, वो शुष्क है, और इसीलिए यहाँ पर आपको वनस्पति देखने को नहीं मिलेगी, वनस्पति आपको देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगी। यही आपका है थार का रेगिस्तान। थार का रेगिस्तान, ठीक है। अब देखो, वर्षा ऋतु में कुछ सरिताएं दिखती हैं और उसके बाद वे बालू में विलीन हो जाती हैं। जैसे आपको कुछ दिख गई सरिताएं वगैरह, मतलब नदी की छोटी छोटी छोटा छोटा पार्ट, फिर ये क्या होती है, ये बालू में विलीन हो जाती हैं। ठीक है, पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की एक बड़ी नदी है। आपने लूनी नदी का नाम सुना होगा, वो राजस्थान में बहने वाली इंपॉर्टेंट एक रिवर है, और इकलौती ऐसी रिवर है जो अपने स्टार्टिंग में तो मीठे पानी की होती है, लेकिन जब इसका एग्जिट पॉइंट आता है तो ये सॉल्टी वाटर हो जाती है। कैसी हो जाती है, सॉल्टी वाटर हो जाती है। मतलब ऐसी रिवर है जो आपको, मतलब जिसमें आपको फ्रेश वाटर भी देखने को मिलेगा और सॉल्टी वाटर भी आपको देखने को मिलेगा। लूनी रिवर है वो। ठीक है, आगे देखिए। बरकान, जिसे अर्धचंद्राकार बालू का टीला बोला जाता है, इसका भी क्षेत्र यहाँ पे मिलता है। जब भी कभी आप राजस्थान जाएंगे तो आपको वहाँ पर कुछ ऐसी आकृतियाँ देखने को मिलेंगी, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। इनको बोलते हैं अर्धचंद्राकार बालू का टीला, और इसी का एक नाम है बरकान। तो आपको राजस्थान में बरकान देखने को मिल जाएंगे, जो कि अर्धचंद्राकार बालू का टीला होता है ना। जब हवा बहती है तो बालू को उड़ा के ले जाती है, तो आपको ऐसी आकृति देखी जैसे कि आधा चंद्रमा आपको देखने को मिलेगा, कि कोई क्षेत्र है वहाँ पर आपको ऐसे हाफ जो चांद देखने को मिलेगा, तो इसी को बोला जाता है बरकान, इसी को बोला जाता है बरकान। ठीक है, लंबा टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर जाएं तो बरकान के समूह को देख सकते हैं ना। कहाँ पर, अगर आपको बरकान को देखना है तो आपको जैसलमेर जाना पड़ेगा, वहाँ पर आपको ये टीले बहुत आराम से देखने को मिल जाएंगे, बहुत आराम से आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आप किसका बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं कोस्टल एरिया के, तटीय मैदान का। देखो क्या बात है, प्रायद्वीप पठार के किनारे संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। ये पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूरे बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है, जो मैंने आपको बताया था, है ना, जो नीचे का पूरा इलाका है पश्चिम में और पूरब में, पश्चिम में अरब सागर तक और बंगाल की खाड़ी तक ये पूरा विभाजित है। पश्चिम तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान तट है। ये मैदान 3 भागों में बटा हुआ है। उत्तरी भाग को कोंकण बोलते हैं, मध्य भाग को कन्नड़ बोलते हैं, दक्षिणी भाग को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। आगे देख लीजिए, बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत मैदान चौड़ा और समतल है। इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, इसे क्या जाता है, उत्तरी सरकार कहते हैं। जबकि दक्षिणी भाग को कोरमंडल तट के नाम से जाना जाता है। बड़ी नदियों जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। चिल्का झील पूर्व तट पर स्थित महत्वपूर्ण भूलक्षण है ना। यहीं पर आपको जो आपका कोस्टल एरिया, यहीं पर आपको चिल्का झील देखने को मिलेगी, यहीं पर आपको चिल्का झील भी देखने को मिलेगी। ठीक है, यहीं पर आपको चिल्का झील देखने को मिलेगी। अब लास्ट क्या है, लास्ट है आपका द्वीप समूह। लास्ट क्या है, लास्ट है आपका द्वीप समूह। आपका लास्ट क्या है, आपका लास्ट क्या हो जाएगा, आपका लास्ट हो जाएगा द्वीप समूह। ठीक है,
चलिए, आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीप समूह भी शामिल किए जाते हैं। भारत में 2 द्वीप समूह भी क्या होते हैं, शामिल किए जाते हैं। ये देखिए, ये पूरा भारत का मैप है। अब देखिए, अगर मैं द्वीप समूह की बात करूंगा तो एक द्वीप समूह आपको यहाँ दिख रहा है और एक द्वीप समूह आपको यहाँ दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भैया? दिख ही रहा होगा। एक आपको यहाँ दिख रहा होगा और एक आपको यहाँ दिख रहा होगा। ये भारत के द्वीप समूह है। अच्छा, अब देखिए, अभी इसके पहले आपने पढ़ा था कोस्टल एरिया, तटीय मैदान। तो देखिए, तटीय मैदान यहाँ से स्टार्ट है, तटीय मैदान यहाँ से स्टार्ट है, ये यहाँ से पूरा ये स्टार्ट तटीय मैदान, और यहाँ तक आपको देखने को मिलता है। यहाँ तक आपको देखने को मिलता है, क्या मिलता है? ये तटीय मैदान। तटीय मैदान यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अब ये जो तटीय मैदान है ना, यहाँ पर अगर आप देखिए, यहाँ पर लिखा है मालाबार कोस्ट, यहाँ पर लिखा है कोंकण कोस्ट, है ना, और यहाँ पर क्या लिखा था? यहाँ पर लिखा था काठियावाड़ तट, है ना। यहीं पर आपको क्या मिलेगा? काठियावाड़ मिलेगा। इस भाग में बांटा गया है। जब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार का तट मिलेगा, और यहाँ पर आपको मिलेगा कोरोमंडल। इस हिसाब से तटों का नाम निर्धारित किया गया, जिसके माध्यम से क्या होता है? विभाजन किया जाता है। जिसके माध्यम से क्या होता है? विभाजन किया जाता है। ठीक है, अगर आप इस मैप को बहुत अच्छे समझ रहे होंगे तो आप इस बात को लगा सकते हैं। ये पूरा हो गया हिमालय वाला क्षेत्र, पहला पार्ट। ये पूरा जो भाग होता है, ये जो पूरा भाग है, ये जो पूरा भाग है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पूरा भाग हो जाएगा उत्तर भारत का विशाल मैदान। ये जो पश्चिम का भाग हो जाएगा, ये जो पूरा पश्चिम का भाग हो जाएगा, ये पूरा पश्चिम का जो भाग है ये हो जाएगा मरुस्थलीय भाग। और यहाँ का जो पूरा पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट आपको देखने को मिलेगा, ये पूरा पार्ट आपको दिखेगा। कौन सा पार्ट दिखेगा? ये पूरा, ये जो पूरा पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक का है, ये पूरा पार्ट क्या है? ये पेनिनसुलर भारत है। फिर ये पूरा आपका कोस्टल एरिया हो जाएगा और ये आपके हो जाएंगे द्वीप समूह। ठीक है, इस प्रकार से भारत का भौतिक विभाजन निर्धारित किया गया है। देखिए, द्वीपों का समूह, द्वीपों का समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है। ठीक है, पहले इनको लकाद्वीप, मिनिकॉय और एमिनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप कर दिया गया। पहले इनको लकाद्वीप के नाम से जानते थे, मिनिकॉय के नाम जानते थे, और एमिनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। लेकिन 1973 में इसका नाम बदल करके लक्षद्वीप रख दिया गया। ये 32 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये 32 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। करावती द्वीप लक्षद्वीप की प्रशासनिक मुख्यालय और यहीं इसकी राजधानी भी है। अगर आपसे कोई पूछे कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है तो आप उसका नाम लेंगे कावारत्ती। क्या नाम लेंगे? आप लेंगे नाम कावारत्ती। इस द्वीप समूह में पादप तथा जंतु के बहुत सारे प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप, जहां मनुष्य का निवास नहीं है, वहां एक पक्षी अभ्यारण्य भी है। ये इस द्वीप के बारे में जानकारी है, छोटी मोटी, जो आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब बंगाल की खाड़ी की बात करते हैं, जो कि उत्तर से दक्षिण तरफ फैला हुआ है। ठीक है, ये द्वीप समूह आकार में बड़ी संख्या में तथा बहुत बिखरे हुए हैं। इन द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार, है ना। इसीलिए बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार 2 द्वीप समूह का स्थान है। उत्तरी वाले भाग को कहते हैं अंडमान और दक्षिण वाले भाग को कहते हैं निकोबार। ठीक है, यहाँ माना जाता है द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों का एक शिखर है, हिमालय का ही पार्ट है यहाँ पर। आगे देखिए, ये देखिए, ये आपको उत्तरी भाग दिख रहा है और ये आपको दक्षिणी भाग दिख रहा है। जो उत्तर भाग है इसको बोलते हैं अंडमान, और दक्षिण भाग है इसको बोलते हैं निकोबार। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं निकोबार। तो यहीं आपको देखने को मिल जाएगा, यहीं आपको क्या होते हैं देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से। ये द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादप जंतु बहुत अधिक विविधता है। ये द्वीप विषुवत वृत्त के समीप स्थित है और यहाँ की जलवायु विषुवतीय है तथा यहाँ घने जंगलों से आच्छादित है। विभिन्न भू आकृतिक भागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है। बिल्कुल भाई, क्योंकि अंडमान निकोबार भारत के लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से आप देखेंगे तो नीचे से मलक्का स्ट्रेट जाती है, मतलब मलक्का स्ट्रेट पड़ता है, जिससे कि क्या होता है भारत जितने भी ईस्ट साइड में जितने एशियन कंट्री पड़ती है वहाँ से उनका व्यापार बढ़ सकता है। तो इसीलिए इस द्वीप की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसीलिए इस द्वीप की क्या होती है इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, सुरक्षा की दृष्टि से भी ज़्यादा है। और यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वर्षा वन पाए जाते हैं। इसीलिए यहाँ के जो इकोसिस्टम है, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो भी बहुत रिच है। इसीलिए ये जो द्वीप समूह अंडमान निकोबार भारत के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़्यादा देखने में भी अच्छे हैं। यहाँ पर अगर आप देखने जाएंगे ना तो यहाँ पर क्या बोलते हैं पर्यटन का भी बहुत अच्छा वो है, महत्व है। तो पर्यटन के दृष्टिकोण से भी ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अंडमान निकोबार है, परंतु यह स्पष्ट है कि विभाग एक दूसरे से पूरक हैं। वे देश की प्राकृतिक संसाधनों समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल और वनों के प्रमुख स्रोत हैं। उत्तरी मैदान देश के अन्य भंडार है। इनसे प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला है। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि भारत के लिए जो जितना विभाजन है वो क्यों इंपॉर्टेंस, तो आप कह सकेंगे भाई जो भारत के उत्तर में जो हिमालय क्षेत्र है वो भारत की एक सीमा प्रहरी है।
क्योंकि साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारत में नहीं पहुंचने देता। इससे यहाँ का जो जलवायु बहुत साधारण होता है, बहुत सही रहता है। अगर वो साइबेरिया की हवा यहाँ पर आ जाएंगी तो कृषि कार्य खराब हो जाएगा, लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। अब अगर उत्तर का जो विशाल मैदान है, अगर ये नहीं होगा तो अन्न भंडार नहीं हो पाएंगे, अन्न का उत्पादन नहीं हो पाएगा। अगर मान लीजिए भारत का ये जो प्लेटू एरिया, अगर ये नहीं होगा तो भारत में खनिज की उपलब्धता कम हो जाएगी। यहीं पर आप देखेंगे विभिन्न प्रकार के खनिज मिलते हैं, चाहे सोना हो, चांदी हो, हीरा हो, कोयला हो, पेट्रोल हो, ये सब आपको यहीं से मिलते हैं। कहाँ से? खनिज वाले पदार्थ से, मतलब प्लेटू भारत से। अगर भारत का कोस्टल एरिया नहीं होगा तो भारत का आवागमन बाधित हो जाएगा, भारत का व्यापार नहीं हो पाएगा, मत्स्य उत्पादन कम हो जाएगा। तो इसकी भी इंपॉर्टेंस भारत में बहुत ज़्यादा है। अगर रेगिस्तान नहीं होगा तो फिर वहाँ से भी जो व्यवस्थाएं बनती वो भी खराब हो जाएंगी। जो मतलब भारत में जितनी भी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे वो कहीं ना कहीं भारत के समृद्ध होने में अपना योगदान देते हैं। सभी का अपना बहुत महत्व, सभी की अपनी इंपॉर्टेंस है। अगर आइलैंड्स नहीं होंगे तो भारत का जो विस्तार क्षेत्र है वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, भारत की समुद्र से पकड़ दूर हो जाएगी। ये आइलैंड्स है जिनके कारण भारत की क्या समुद्र में पकड़ है ना। और इसके माध्यम से पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलता है। तो कहीं ना कहीं ग्रोथ किसकी होती है? कहीं ना कहीं ग्रोथ हमारे नेशन की, हमारे भारत की है। इसलिए जितनी भी आकृतियां भारत में पाई जाती हैं वो अति महत्वपूर्ण है। अब देखो, पठार खनिजों का भंडार है जिससे देश में औद्योगिकरण की विशेष भूमिका निभाई है। तटीय क्षेत्र मत्स्य और पोष संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है, जो मैंने अभी आपको बताया। अगर भाई कोस्टल एरिया नहीं होगा तो मत्स्य पालन नहीं हो पाएगा और भारत की जितनी भी आवागमन वाली स्थिति है वो सब खराब हो जाएंगी। देश की विविध भौतिक आकृतियां भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती हैं। तो भारत में जितनी भी आपको आकृतियां देखने को मिलेंगी उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और वो कहीं ना कहीं देश को उन्नतशील बढ़ा रही हैं और आगे बढ़ा रही हैं। ठीक है, चलिए बेटा, तो ये मैंने आपका ये चैप्टर आज पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो अपने क्यूट से कमेंट नीचे छोड़ दीजिएगा। मुलाकात करता हूँ बाल को अगली क्लास में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई लिखाई करते रहिए। मिलूंगा बालक अगली क्लास में, तब तक के लिए बाल को जय हिंद।